हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। आप सभी का एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करते हैं। बच्चे, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ रहे थे और ऑलरेडी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मैंने 5 क्लास पहले ले चुका हूं। आज हमारा क्लास 6 है, पार्ट 6 है और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। आज के क्लास में हम लोग ये एक कंप्लीट फुल फ्लेज क्वेश्चन पढ़ेंगे। और रिटायरिंग पार्टनर्स का अमाउंट ड्यू होगा तो कहां ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं जितने भी बच्चे हमारे लेक्चर को देख रहे हैं, आप सभी बच्चे पेन और पेपर लेके सामने बैठ चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। मेरे साथ साथ करिएगा तभी सीखिएगा, जैसे सिखाएंगे वैसे ही करना है ना। चलिए, तो सबसे पहले बच्चे आप लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दो। तो सभी बच्चे सेशन को फटाफट लाइक करिए। ओके, डन। ओके, चलिए, तो बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, BCom एंड MCom क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। बच्चे, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से 6 to 12th पास आउट हूं और 10th एंड 12th में अपने टाइम में मैं स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं और अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ा दिया हूं और उनमें से 800 से अधिक बच्चे BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप भी BHU और DU में पढ़ना चाहते हैं तो जस्ट ही एक नया बैच स्टार्ट हुआ है CUET का और एक स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। टुडेज क्लास टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। मतलब कि जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका जो पेमेंट होगा, सारा हिसाब किताब करके जो उसका पेमेंट आएगा उसका क्या एंट्री करेंगे। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, रिटायरिंग पार्टनर्स का पेमेंट कैसे करेंगे, आज के क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, when the amount due to retiring partners is uncertain, amount due to retiring partner is uncertain। जब हमें ये पता चल जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर्स को कितना अमाउंट पे करना है, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट के बाद, इट इज इधर पेड आउट इन कैश, या तो ये पे कर दिया जाएगा या उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब कि अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो सारे एडजस्टमेंट के बाद रिटायरिंग पार्टनर्स का जो पेमेंट है, अगर हमें पता चल गया कि इतना अमाउंट देना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो या तो हम पे कर देंगे या उसके लोन अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इफ द अमाउंट इज पेड इन कैश और बाय चेक, यदि ये अमाउंट कैश में या चेक से पे करेंगे तो जो ही अगर रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करोगे तो अब वो पार्टनर तो है नहीं और पार्टनर्स को पे करने से उसका कैपिटल पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश या बैंक अकाउंट बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब रिटायरिंग पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, हिज शेयर पेड ऑफ। इफ अमाउंट ड्यू इज नॉट पेड इन कैश, नहीं पे करेंगे वो, उसके लोन में अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसका जो अमाउंट बचेगा वो उसके लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो उस केस में क्या एंट्री करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन अबाउट द पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, इट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यदि रिटायरिंग पार्टनर्स के पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है तो वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। चलिए एंट्री नोट करना है, नोट कर लीजिए बच्चे।
हो गया, डन। चलिए बहुत सुंदर। अब हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसमें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा एक बैलेंस शीट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन मैं पूरा रीड करता हूं। A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their balance sheet on 1 अप्रैल 2022 was as follows. A, B, C पार्टनर है और 1 अप्रैल को उनका बैलेंस शीट गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। बैलेंस शीट में हमें क्या क्या दिख रहा है? बैलेंस शीट में हमें लाइबिलिटी साइड है, अमाउंट है, असेट्स है, अमाउंट है। लाइबिलिटी साइड में सन्डी क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, रिजर्व फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और कैपिटल है। ठीक है, इसके बाद हमें असेट साइड में कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, पेटेंट है, बिल्डिंग है, गुडविल है। ये सभी एसेट्स हमें दिख रहे हैं और लाइबिलिटीज दिख रहे हैं। टोटलिंग है 1,33,000। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। रिमेनिंग पार्ट आपका यहां पे है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सी रिटायर्स, यहां पे सी रिटायर कर रहा है एंड ऑन द एबव डेट पार्टनर्स अग्रीड डेट। जब सी रिटायर करेगा तो पार्टनर्स एग्री हुआ है। इसमें 6 पॉइंट दिया है और लास्ट में कह रहा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म ऑन न्यू डेट। आपको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। चलिए हम क्वेश्चंस को कंप्लीटली आपको सिखाएंगे। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना के कंप्लीट क्वेश्चन आपको सिखाएंगे। आप क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। सबसे पहले रीवैल्यूएशन बनाने के लिए चलिए आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए। लिखिए 4 कॉलम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ऊपर में लिख दीजिए सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है बच्चे, 4 कॉलम हो गया, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब सवाल है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे कैसे। देखो बच्चे, जब आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाइएगा तो आप रीड करिएगा क्वेश्चन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को। किसको रीड करिएगा? क्वेश्चंस के एडिशनल इंफॉर्मेशन को। और क्वेश्चंस के जब आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करिएगा तो पता चलेगा कि किसी एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, घट रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जिस ट्रांजैक्शन से एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज, लाइबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, वो पॉइंट रीवैल्यूएशन में आएगा। आपको ऑलरेडी पता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रीवैल्यूएशन पे एक कंप्लीट क्वेश्चन बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट है। अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस होगा तो डेबिट में, इनकम और गेन होगा तो क्रेडिट में। क्लियर ना? तो अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, आपके पास कोई एसेट्स है उसका वैल्यू बढ़ेगा तो आपके लिए फायदा है क्रेडिट में। कोई एसेट्स का वैल्यू कम हो गया, लॉस है डेबिट में, जितना घटा। लाइबिलिटी बढ़ गया, लॉस है डेबिट में। लाइबिलिटी घट गया, यू हैव टू पे लेस अमाउंट, फायदा है क्रेडिट में। तो ऐसे करके लिखना है। चलिए तो हम सबसे पहले एडजस्टमेंट के पॉइंट्स पे जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन का एडजस्टमेंट का पॉइंट है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि कभी भी गुडविल वाला पॉइंट और कैपिटल रीपेमेंट वाला पॉइंट रीवैल्यूएशन में नहीं आता है। ठीक है,
गुडविल वाला पॉइंट और कैपिटल रीपेमेंट का पॉइंट रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन में वही पॉइंट आएगा जो एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा, वो भी कैपिटल रीपेमेंट और गुडविल वाले पॉइंट को छोड़ के। चलिए पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड, ये पॉइंट नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी मेड ऑन डेटर्स, डेटर्स पे 5% का प्रोविजन किए। तुरंत हम चलेंगे डेटर्स की ओर, हम देखेंगे डेटर्स हमारा कितना है, उस पर 5% का प्रोविजन करेंगे। डेटर्स बैलेंस शीट में हमारा डेटर्स है 8000, कितना है 8000, डेटर्स पे हमें 5% का प्रोविजन करना है, तो 8000 के डेटर्स पे 5% प्रोविजन करेंगे, तो 8000 का 5% कितना हो जाएगा, 8000 का 5% निकालो बच्चे, 400 रुपया होगा। 8000 इंटू 5/100, ये डबल जीरो कट गया 400। तो डेटर्स पे हमने 5% का प्रोविजन किया, 400 रुपए का प्रोविजन किया। ये हमारे लिए लॉस है, ये हमारे लिए क्या है, लॉस है कि हमें डेटर्स को 400 मतलब कि हमारे लॉस है कि हमें डेटर्स से 400 रुपया कम मिलेगा फ्यूचर में। चलिए इसको लॉस है डेबिट में लिखिए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 400, 400 रुपया हमें कम मिलेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट रिवैल्यूएशन का है। पहला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। स्टॉक भी एप्रिसिएटेड बाय 10%। बच्चे स्टॉक 10% से एप्रिसिएट हुआ है। देखो दो वर्ड है, एक एप्रिसिएशन एक डेप्रिसिएशन। अगर कोई एसेट्स डेप्रिसिएट करता है मतलब वैल्यू घटा है, और अगर कोई एसेट्स एप्रिसिएट करता है मतलब वैल्यू बढ़ा है। तो स्टॉक 10% से एप्रिसिएट किया। तो चलिए देखते हैं स्टॉक कितना था आपके पास। तो जब हम चलेंगे बैलेंस शीट में, स्टॉक हमारे पास है 40,000 का, कितना है 40,000 का, और 40,000 का 10% आएगा 4,000। 4,000 से स्टॉक हमारा एप्रिसिएट किया है, तो स्टॉक हमारा बढ़ा है, तो हम यहां पे लिख देंगे बाई स्टॉक कितने से बढ़ा है 4,000 से। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट हो गया स्टॉक भी एप्रिसिएटेड वाला। नेक्स्ट है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। बच्चे पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, पेटेंट का अब कोई वैल्यू नहीं बचा। तो बताओ अगर कोई एसेट्स वैल्यूलेस हो गया तो आपके लिए लॉस है ना। तो देखो पहले पेटेंट कितना था, पहले पेटेंट्स था 4,000 और ये पेटेंट अब वैल्यूलेस हो गया, मतलब 4,000 का लॉस है क्योंकि पेटेंट वैल्यूलेस हो गया, ठीक ना। तो यहां पे लिखिए टू पेटेंट्स 4,000। ओके, नेक्स्ट है बिल्डिंग भी एप्रिसिएटेड बाय 20%। बच्चे बिल्डिंग 20% से एप्रिसिएट हुआ है, बिल्डिंग 20% वैल्यू बढ़ गया है। तो चलिए देखते हैं कि पहले बिल्डिंग कितने का था। बिल्डिंग 60,000 का था और 20% वैल्यू बढ़ गया। 60,000 का 20% होगा 12,000 रुपया। 12,000 से बिल्डिंग बढ़ा है, तो यहां पे फायदा है आपके लिए क्रेडिट में, बाय बिल्डिंग 12,000, ठीक ना। बिल्डिंग का वैल्यू 12,000 से बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट है सनरी क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन बुक वैल्यू। मतलब क्रेडिटर्स जो है वो 2,000 ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्लियर है कि हमें क्रेडिटर को 2,000 ज्यादा देना पड़ेगा, तो अपने लिए फायदा है कि लॉस है, क्योंकि सर जब क्रेडिटर को 2,000 ज्यादा देना है तो अपने लिए लॉस है, तो अपने लिए लॉस है। तो इसको लिखे, जैसे पहले क्रेडिटर था हमारा 10,000 का, अब हमें 2,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, 12,000 पे करना पड़ेगा, तो 2,000 का हमें लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,000, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं एडजस्टमेंट के कोई पॉइंट छूटे तो नहीं है, नहीं, सारे पॉइंट एडजस्टमेंट का लिखा गया। अब बैलेंसिंग करिए रीवैल्यूएशन अकाउंट को। देखिए एक एनालिसिस में किधर का टोटलिंग आपको ज्यादा दिख रहा है,
ऑन एन एवरेज उधर 16,000 दिख रहा है, इधर 6 समथिंग दिख रहा है, मतलब कि उधर क्रेडिट का टोटलिंग ज्यादा है। तो चलिए क्रेडिट का टोटलिंग करिए, यहाँ पे 000, 426 और एक 16,000। राइट द सेम टोटलिंग इन द डेबिट साइड। ठीक है, अब बैलेंसिंग से यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट, मतलब कि ए बी सी के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो देखते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा पहले। यूनिट प्लेस पे 0 है, 0 में कितना जो 0 आ जाए तो 0। सेकेंड प्लेस पे भी 0 है, थर्ड प्लेस पे 4 है, 4 में कितना जोड़े कि 4 के बाद यूनिट प्लेस पे 10 आए तो 6, 4 6 10 का शून्य कैरी 1, 4 2 6 और एक कैरी 7, 7 में कितना जोड़े कि 6 आए अब यूनिट प्लेस पे, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 का 6 कैरी 1 1 यहाँ लिखा गया। 9,600 का हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और चलिए अब क्या करिए बच्चे, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांट दीजिए। चलिए देखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। एबीसी में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, 5:3:2 है। इसको पार्टनर्स में बांटना है। 9,600 को 532 में, तो 9,600 को 532 में बांटना है। चलिए बांटते हैं। 9,600 इंटू 5/10 इंटू 9,600 इंटू 3/10, 9,600 इंटू 2/10। ये कट गया 0 0, 1 0, 56 शून्य कैरी 3, 45 और 3 48। यहाँ भी एक 0 कट गया, 0 6 18 का 8 कैरी 1 27 1 28। यहाँ भी एक 0 कट गया, 0 6 12 का 2 कैरी 1 18 19। ये एबीसी में बांट दीजिए। लिखिए 4800 ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 2880 और सी को मिलेगा 1920। चलिए ये एबीसी में हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। चलो बच्चे इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। हो गया रीवैल्यूएशन कंप्लीट। ठीक है, ओके, रीवैल्यूएशन बन गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन हो गया ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। तो पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फिल करिए। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी। लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया। अब इसको फिल करना है पार्टनर्स कैपिटल को। ध्यान दीजिए कैसे फिल करते हैं। देखो बच्चे, जब भी पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे सबसे पहले आप जाओगे बैलेंस शीट में। कहां जाओगे, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाओगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाना। तो चलिए हम चलते हैं बैलेंस शीट में आपको लेके।
पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए बैलेंस शीट में सबसे पहले जाएंगे, और बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल रहेगा, बैलेंस शीट में जो भी कैपिटल रहेगा वो क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखना है बीडी के तौर पे। उसके बाद जो भी रिजर्व रहेगा पार्टनर्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या क्या रिजर्व है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, ये दोनों रिजर्व नहीं है, ये दोनों लाइबिलिटी है। क्या है, ये दोनों लाइबिलिटी है, रिजर्व नहीं है। रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दोनों रिजर्व है। तो कोई भी रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन जब कोई स्पेसिफिक रिजर्व रहे लाइक वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो उसके बारे में नीचे एडजस्टमेंट में भी चेक कर लेना है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बोल रहा है कि उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम अराइज हो गया। क्या ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है कि उसके रिगार्डिंग कोई क्लेम अराइज हो गया, ये बातें भी चेक करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले कैपिटल दिया है एबीसी का 50,000, 35,000, 25,000, ये लिखिए आप कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 50, 35, 50,000, 35, 25, 50,000, 35,000, 25,000, और यहां पे लिख दो बाय बैलेंस बीडी। सबसे पहले कैपिटल लिखें। कैपिटल के बाद क्या करना है, रिजर्व फंड 6,000 है ना, इसको 532 में बांट दो। तो 532 में रिजर्व फंड को बांटेंगे तो कितना कितना बटेगा, 3,000, 1,800, 1,200। ये रिजर्व फंड को 532 में बांट दीजिए बाय रिजर्व फंड 3,000, 1,800, 1,200, 532 में। रिजर्व के बाद क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2,000, इसको भी बांटना है 532 में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को 532 में बांटेंगे बच्चे, तो 5 3 8 10, मतलब 1,600, 400, 1,600, 400, 1,600, 400 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR। इसके रिगार्डिंग कोई क्लेम नहीं था इसलिए पूरा बांट दिए हैं। ठीक है, अब देखो दोबारा देखो बैलेंस शीट को, कि हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में गए, कैपिटल लिख दिए, जो भी रिजर्व था ये पार्टनर्स में बांट दिए। दो ही रिजर्व था, एक रिजर्व फंड, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब चलना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस हो या गुडविल हो, उसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ओल्ड रेशियो में ऑल पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे। क्या क्या ध्यान रखना होता है एसेट साइड में, एसेट साइड में ध्यान रखना होता है कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, है ना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हो, ये दिया हो, और साथ में गुडविल। तो अगर ये इनमें से कोई भी पॉइंट रहता और गुडविल, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। तो हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं दिया है, बस गुडविल दिया है। तो गुडविल कितना है, गुडविल हमारा है 6,000। तो जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल होता है उसको एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, उसको राइट ऑफ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। कोई भी चैप्टर बनाओगे, चाहे चेंज इन पीएसआर, चाहे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चाहे रिटायरमेंट, उसमें एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, एक्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन में राइट ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना, अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो इसको गुडविल को राइट ऑफ करिए। पार्टनर्स कैपिटल में 6,000 है, 6,000 है, राइट ऑफ करिए 532 में। चलिए यहां डेबिट में लिखो पार्टनर्स कैपिटल में टू गुडविल अकाउंट। 6,000 को 532 में करना है ना, तो 3,000, 1,800, 1,200, ये हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, बैलेंस शीट में अब हमारा कुछ भी नहीं बचा है, देख सकते हो बैलेंस शीट में जितने भी पॉइंट थे, कैपिटल, रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस तो था ही नहीं, गुडविल इसका काम कर लिया। अब हमको चलना है एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में क्या दिया है कि गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। लास्ट 4 years का प्रॉफिट दिया है, मतलब यहां पे हमें दिया है
कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है उस समय जो गुडविल का वैल्यूएशन होता है वो ट्रीटमेंट दिया है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कि जो पार्टनर गेन करा कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले गुडविल हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। क्या कर रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। मतलब गुडविल जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, ये गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट इन नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज दिया है 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो पहले हम एवरेज निकाल लें। लास्ट 4 years का प्रॉफिट कितना दिया है 14,400 और 20,000, फिर 10,000 का लॉस है, यहां पे लॉस को माइनस कर दीजिए, और फिर 15,600 का प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय 4, कितना हो गया ये 600 इसमें ऐड करेंगे 15,000, 15 15 30, 30 20 50 में से 10 चला गया तो 40,000 डिवाइडेड बाय 4, 10,000 आया हमारा एवरेज। तो एवरेज इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज, तो हमारा गुडविल आ गया कितना 20,000। इसमें कौन जा रहा है, जैसे मान लो क्वेश्चन में कह रहा था कि ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, सी रिटायर कर रहा है, सी रिटायर कर रहा है, तो सी का शेयर क्या था 2/10। तो रिटायरिंग पार्टनर्स का शेयर निकालो गुडविल में, सी शेयर इन गुडविल, फर्म के गुडविल में सी का शेयर, तो 20,000 इंटू 2/10, सही है ना। तो कितना आया 4,000 रुपये आया। अब 4,000 बी का सी का शेयर आया। अब सी का जो शेयर है गुडविल का वो कौन देगा सी को, ए और बी, किस रेशियो में देगा 5:3 में। तो कौन कितना कंपनसेट करेगा 4,000 में 5:3 में, तो 5/8 और 3/8, तो ये आया 2,500, ये आएगा 1,500। 2,500 ए कंपनसेट करेगा, 1,500 बी कंपनसेट करेगा सी को, ठीक ना। चलिए तो सी को गुडविल का अमाउंट दिया जाएगा, तो सी का कैपिटल बढ़ेगा, सी का कैपिटल बढ़ेगा। तो लिखिए सी को 2,500 दिया जाएगा ए के द्वारा, 1,500 बी के द्वारा। तो यहां पे लिखिए बाई ए कैपिटल अकाउंट बाई बी कैपिटल अकाउंट, और सेम टाइम में ए और बी का कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने सी को कंपनसेट किया, 2C कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये देखो गुडविल का अमाउंट दिया गया है सी को ए और बी के द्वारा, तो सी का कैपिटल बढ़ा और ए और बी का कैपिटल घटेगा। इसके अलावा और क्या पॉइंट था, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं था। अब रीवैल्यूएशन में सब पॉइंट गया था, तो रीवैल्यूएशन जाने से रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ होगा। चलिए प्रॉफिट और लॉस देखते हैं रीवैल्यूएशन में कितना हुआ है, वो प्रॉफिट और लॉस भी लिखाएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाए थे, तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था 4800, 28, 80, 19, 20। चलिए ये लिखाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में 4800, यहां पे देखो यहां पे दिख रहा है ना, यही वाला प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखिए बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 4800, 2880 और 1920, ये लिख दिए। अब कोई पॉइंट नहीं जाएगा, अब इसको बैलेंसिंग करना है, अब इसको बैलेंसिंग करना है, ठीक है। चलिए अब बैलेंसिंग करना है, तो बैलेंसिंग करिए, किधर का टोटलिंग ज्यादा है, क्रेडिट का। चलिए बैलेंसिंग करिए, कोशिश करिए बच्चे कैलकुलेटर नहीं यूज करना है, खुद से करना है, ठीक ना। क्योंकि कैलकुलेटर यूज करोगे आदत लग जाएगी, खुद से करना सीखिए। कैसे करेंगे, यूनिट प्लेस पे देखिए क्या है 0, सेकेंड प्लेस पे क्या है 0, थर्ड प्लेस पे क्या है 8, ठीक ना। ओके 3 1 4 और 4 8 और यहाँ 5, 58,800। इस पे क्या है 0, यहाँ पे 8,
फिर उसके बाद 8 6 14, 14 और 8, 14 और 8 22 का 2, कैरी 2, 5 1 6, 2 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 3 और 1 4। ये कितना आएगा? 0 2 2 4 6 6 5 11, 11 और 5 16, 16 और 9, 16 9 25 का 5, कैरी 2, 5 1 6 6 2 8 1 9 1 10 और 2, 12 का 2, कैरी 1 2 और 1 3। यही टोटलिंग यहाँ पे लिखिए। 58,800, 40,280 और 32,520। पहले इतना लिखो तो। ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है बच्चे? अब देखो कौन रिटायर कर रहा है? सी रिटायर कर रहा है। सी रिटायर कर रहा है, रिटायरिंग पार्टनर्स है। तो जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका जो कैपिटल आएगा रिटायरिंग पार्टनर्स का, वो बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं है। क्यों? बाकी सब में जैसे लिखते थे ना एडमिशन में, सब में 2 बैलेंस सीडी, रिटायरमेंट में भी तो, लेकिन जो रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका अमाउंट में सीडी नहीं लिखेंगे क्योंकि अब वो पार्टनर नहीं रह गया, वो रिटायर कर रहा है। या तो उसका पेमेंट कर दिया जाएगा या उसका जो बैलेंस आएगा वो उसके लोन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पेमेंट करने के बारे में बोलेगा तभी करिएगा, अदरवाइज रिटायरिंग पार्टनर्स का जो शेयर आएगा वो उसके लोन में ट्रांसफर कर देगा। हाँ, बाकी रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है उसके में सीडी लिखाएगा। तो ध्यान देना है आपको यहां पे कि देखो सी रिटायर कर रहा है। एक सेकेंड, सी रिटायर कर रहा है तो जो सी का शेयर आएगा वो ट्रांसफर होगा सी के लोन में। तो टू सी लोन अकाउंट। कितना बैलेंस कितना आएगा यहाँ पे? 0, 10 में कितना जो 0 में कितना जो 2 आ जाए 2, 2 में कितना जो है कि 5 आए नीचे 3, 1 में कितना जो कि 2 आए 1 और 3, 31,320 सी के लोन में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि यहाँ पे अब ये पार्टनर नहीं है। जो आप लिखोगे सीडी, या तो पे करते थे यहाँ पे टू बैंक, नहीं किए पेमेंट तो 2 सी लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और इसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स में लिखोगे 2 बैलेंस सीडी। कितना? देखो यूनिट प्लेस पे 0, एक सेकेंड, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 0, सेकेंड प्लेस पे भी 0, थर्ड प्लेस पे 5 है। 5 में कितना जो कि 8 आओगे आएगा 3, 3 2 5 में 3 जोड़े तो 8 और यहाँ 5 का 5, 53,300। इसका देखिए 0, 0 में कितना जो कि 8 आए तो 8, 8 5 13, 13 में कितना जो है कि 13 के बाद यूनिट प्लेस पे 2 आए तो 9 जोड़ेंगे तो 22 का 2, कैरी 2, 1 1 2 और 2 कैरी 4, 4 में 6 जोड़े तो 6 4 10 का 0, कैरी 1, कैरी 1 1 प्लस 3 4 हो गए 36,980। ये कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से आया। कैसे आया? बैलेंसिंग फिगर से। इसको नोट करिए। इसको नोट करिए बच्चे, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया कंप्लीटली। अब हम बताएंगे आपको बैलेंस शीट। नोट कर लीजिए, हो गया? चलिए इसको यहां नीचे से ऐसे क्लोज कर दीजिए। अब देखो न्यू बैलेंस शीट जो बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट, उसमें न्यू बैलेंस शीट में ये सी का लोन लाइबिलिटी साइड में लिखाएगा, ये ए और बी का ये कैपिटल लिखाएगा, और जो रिजर्व वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, गुडविल वगैरह जो राइट ऑफ कर दिए वो इसमें नहीं लिखाएगा। मतलब कि बैलेंस शीट से जो चीज पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए हैं वो पॉइंट दोबारा उस बैलेंस शीट में नहीं लिखाएगा। ठीक ना? ओके, चलिए तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको रीवैल्यूएशन की नीड होती है।
तो रीवैल्यूएशन की नीड होती है, तो हम अब रीवैल्यूएशन अकाउंट को पहले कर ले। चलिए, ये है बैलेंस शीट में इसकी नीड आएगी। चलिए लिखिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाइए। बैलेंस शीट 4 कॉलम होगा आपका। लिखिए, लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। जिस दिन बनाओगे वो डेट यहां पे लिखोगे एज एट डैश डैश डैश, ठीक है ना। 1 अप्रैल का था ना, 1 अप्रैल लिखना, 1 अप्रैल 2022। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले जाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और जिस एसेट्स का वैल्यू बढ़ा होगा घटा होगा, पुराने बैलेंस शीट से उसको बढ़ा घटा के लिखेंगे, जो वैल्यू लेस हो गया उसको नहीं लिखेंगे। चलिए जल्दी से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन में गए, हमने देखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 400 रुपया हुआ है। तो अब हम डेटर्स में जाएंगे। डेटर्स कितने का था बैलेंस शीट में? डेटर्स था 8000 का। तो पुराने डेटर्स में से अब हम 400 रुपया माइनस करके लिखेंगे। तो डेटर्स 8000 का था, तो यहां पे हम क्या करेंगे, डेटर 8000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 400, इसमें से 400 माइनस करके 7600 लिखिए। ओके, ये पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या था रिवैल्यूएशन में? पेटेंट्स 4000 से राइट ऑफ हो गया है, सन्ड्री क्रेडिटर 2000 ज्यादा पे करना पड़ेगा। पेटेंट डेबिट में 4000 लिखा है और क्रेडिटर 2000 लिखा है। तो चलिए बैलेंस शीट में देखते हैं कि पेटेंट 4 का था और 4 कम हो गया, अब नहीं लिखाएगा। क्रेडिटर 10 का था, 2000 ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर अब पे करना पड़ेगा कितना? 12000। तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स 12000 पे करना पड़ेगा, ज्यादा पे करना पड़ेगा, बढ़ गया। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में ये तीनों पॉइंट जो था इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया। ये प्रॉफिट वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी पार्टनर्स कैपिटल में चला गया, पार्टनर्स के कैपिटल थ्रू एडजस्ट हो गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। स्टॉक इधर 4000 लिखा है, बिल्डिंग 12000 लिखा है, मतलब दोनों का वैल्यू बढ़ा है। चलिए देखते हैं स्टॉक और बिल्डिंग पहले कितना था। स्टॉक पहले था 40 था, 4 बढ़ गया, मतलब 44 हो जाएगा, और बिल्डिंग 60 था, 12 बढ़ गया, बिल्डिंग 72 हो जाएगा। तो स्टॉक हो गया 40 था, 4 बढ़ गया है, तो 44 या लिखेंगे और बिल्डिंग 72 लिखेंगे। चलिए लिखिए, स्टॉक 44 और बिल्डिंग 72 नए बैलेंस शीट में। स्टॉक 44,000 और बिल्डिंग 72,000, मतलब इन दोनों को हमने बढ़ा के लिख दिया। पुराने बैलेंस जो फिगर था प्लस जितना इंक्रीज किया हमने इंक्रीज करके लिख लिया। इसके बाद रिवैल्यूएशन को देख रहे हैं, तो अब लगभग पॉइंट हो गया रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन का पॉइंट अब इसमें नहीं जाएगा। फिर क्या करिए, पार्टनर्स कैपिटल में ये जो कैपिटल और लोन आया था, ये सी का लोन और ये दोनों का कैपिटल, ये लिख दीजिए। सी का लोन है 31,320, लाइबिलिटी साइड में लिख दीजिए सी लोन अकाउंट 31,320। कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी। ए और बी का कैपिटल कितना है देखो तो, 53,300, 36,980, 53,300, 36,980। ये 0, ये 8, 9 3 12 का 2, कैरी 1,
6 3 9, 1 10 का 0, कैरी 1, 5 3 8 और 1 9, इतना हो गया। ये देखो हमने क्या किया, रिवॉल्यूशन से जो एसेट्स बढ़ा घटा उसको पुराने बैलेंस से कंपेयर करके बढ़ा घटा के लिख दिए, पार्टनर्स कैपिटल से लोन और कैपिटल लिख दिए। अब हम देखेंगे पुराने वाले बैलेंस शीट को और देखेंगे ऐसा कौन सा एसेट्स है जिसके वैल्यू में चेंज नहीं हुआ, उसको वही फिगर लिखेंगे। एक ही बार में देखिए जल्दी से, देखो कैश 2000 है, कैश में कोई चेंजेस नहीं हुआ, कैश वही लिखेंगे। डेटर्स का काम हमने कर लिया, डेटर्स हम नहीं लिखेंगे। स्टॉक का काम कर दिए, नहीं लिखेंगे। पेटेंट वैल्यू लेस हो गया, नहीं लिखेंगे। बिल्डिंग लिख दी, अब नहीं लिखेंगे। गुडविल राइट ऑफ कर दिए। मतलब कैश 2000 और फर्नीचर 13000। कैश 2000 लिखना है, फर्नीचर 13000 लिखना है, वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5000, क्योंकि ये क्रेडिटर लिख दिए हैं, रिजर्व फंड बांट दिए हैं, कैपिटल बांट दिए हैं। तो लिखिए कैश 2000, फर्नीचर 13000 एसेट साइड में, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5000। कैश 2000, फर्नीचर 13000। लिखिए कैश 2000, फर्नीचर 13000 और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5000 जो था वो एज यूजुअल लिख दिए। एक बार और कंपेयर कर लीजिए कि कुछ छूटा नहीं। अब कैश लिख दिए, डेटर्स लिख दिए, स्टॉक, फर्नीचर ये सब लिख दिए हैं, एम्प्लॉय सब चीज लिख दिए हैं। अब बच्चे बैलेंसिंग कर लो, बैलेंस शीट को मैच करो। चलिए टोटलिंग करिए बैलेंस शीट का। देखो यूनिट प्लेस पे 0, यहां भी 0 है। थर्ड प्लेस पे 6, 7 4 11, 11 12 13, 13 2 15, 15 3 18 का 8, कैरी 1, 4 7 11, 11 1 12 और 1 13, 1,38,600। इधर देखते हैं कितना आया। अलग अलग टोटलिंग करिएगा, इन्हें कि एक तरफ आया वही लिख दीजिएगा, अलग अलग करिएगा। 0 2 8 2 10 का 0, कैरी 1 3 3 2 5 और 1 कैरी 6, नो कैरी 2 1 3 3 3 3 5 3 8, 1 3 4 9 4 13, 1,38,600। दोनों तरफ बैलेंस शीट मैच कर गया। सबसे बड़ी खुशी की बात यही होती है कि जब बैलेंस शीट मैच कर जाए, जब बैलेंस शीट मैच कर जाए तो एक गाना बजा के अच्छे से डांस कर लो और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना, ठीक ना। चलिए ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अब एक बार क्या करेंगे बच्चे, हम लोग पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से बता दें कि कहां पे क्या सॉल्यूशन आया है, कैसे है, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बैलेंस शीट वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टेक स्क्रीनशॉट फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिमेनिंग पार्ट का। ओके डन। देन अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। रीवैल्यूएशन के बाद ये अब पार्टनर्स कैपिटल का स्क्रीनशॉट ले लो। ये पार्टनर्स कैपिटल, रीवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो पार्टनर्स कैपिटल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पार्टनर्स कैपिटल का हो गया। पार्टनर्स कैपिटल के बाद अब बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो आप, बैलेंस शीट का। डन। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन बच्चे अच्छे से, ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको ये क्वेश्चन हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब बच्चे ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे आप हमसे क्लासरूम्स में अगर पढ़ना चाहते हो तो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में पढ़ने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है वो है वाराणसी में लंका पे। आप लंका पे आओगे
तो रविदास गेट है, रविदास गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लेफ्ट साइड में लंका थाना है, थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे सटे हुए गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। और हमारे ऑफलाइन सेंटर में अभी स्पेस कुछ अवेलेबल है, सीट खाली है। आप जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा जितना जल्दी हो सके, क्योंकि सीट हमारे यहाँ जल्दी ही फुल हो जाता है। तो अगर अभी खाली है आप कांटेक्ट करोगे, मिल जाएगा सीट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और गुडविल एडुकेयर का जो ऑफलाइन सेंटर है इसमें किस किस सब्जेक्ट का क्लासेस चलता है, तो 11th कॉमर्स और 12th कॉमर्स का क्लासेस चलता है। CUET में जो BHU D और AU के एंट्रेंस के लिए है, इसमें BCom एंड MCom एंट्रेंस से क्लासेस होते हैं, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। स्क्रीन पे हमारा एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। बच्चे आप ज्वाइन करने के लिए गूगल मैप पे सर्च कर सकते हो, गुडविल एडुकेयर, एग्जैक्ट लोकेशन आपको आ जाएगा वाराणसी में। गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस, आप हमसे कांटेक्ट करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो हमारे नए बैच, न्यूली स्टार्टेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 11th एंड 12th कॉमर्स का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। कोई बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स का अगर नए बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। CUET का भी एक नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है और एक स्टार्ट होने वाला है। ऐसे कोई बच्चे जो CUET के कोर्सेज के लिए इनरोल करना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर में आपको CUET देना है, और इसके लिए आप अगर हमसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बच्चे ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे ही वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको अपडेट के रूप में जल्दी से जल्दी मिलते रहेगा। और हाँ, अगर आज के सेशन को आपने लाइक नहीं किया है तो बच्चे एक लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है, एक एनर्जी देता है और नए नए कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज लाइक कर दो। इसके साथ ही कोशिश करो कि आप अपने 4-5 फ्रेंड्स तक, कॉमर्स के जो भी बच्चे हैं उन तक ये सेशन को शेयर करो, कि उनको भी सिस्टमेटिक वे में एक चैप्टर का कंटेंट, एक सब्जेक्ट का कंटेंट, एक 12th क्लास का फुल कंटेंट मिल सके। और प्योर कॉमर्स कोचिंग है, तो कोशिश करिए कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।